भाई ये मूवी शुरू तो बहुत शांति से होती है, लेकिन खत्म होते होते आपको अंदर तक हिला देगा। एक अधूरा प्यार, बंटवारे का दर्द और 78 साल पुराना इंतजार, सब आखिर में जिस तरह जुड़ता है ना, उसके लिए आप शायद तैयार नहीं होंगे। फिल्म की शुरुआत में हम इशार सिंह को देखते हैं, जो अब काफी बूढ़े हो चुके हैं। सुबह सुबह वो टीवी ऑन करके खबरें देख रहे होती है, एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाती है, लेकिन किसी भी खबर पर उनका ध्यान नहीं टिकती। तभी टीवी पर खेतों में लगी आग की कुछ तस्वीरें दिखाई जाती है। इन तस्वीरों को देखते ही इशार अचानक बेचैन हो जाती है, जैसे सामने दिख रही ये आग उनके अंदर दबी किसी बहुत पुरानी याद को जगा देती है। वो तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाती है, एक कागज पर लिखा पता उसके हाथ में देती है और कहते हैं कि उन्हें यहाँ जाना है। ड्राइवर पता देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि पता था पाकिस्तान के सरगोदा का। ड्राइवर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वहाँ ऐसे गाड़ी लेकर नहीं जा सकती। वो उनके बेटे को फोन करने लगता है, लेकिन इशार उसे रोक देता है। वो साफ कहते हैं कि गाड़ी उनकी है और उसे बस वही करना है जो वो कह रहे हैं। इशार के लिए जैसे भारत पाकिस्तान, पासपोर्ट, वीजा, इन सब का कोई मतलब ही नहीं था। उनके दिमाग में बस एक बात चल रही थी, उन्हें घर जाना है। आखिर ड्राइवर उन्हें भारत पाकिस्तान बॉर्डर तक ले आता है, जहाँ सुरक्षा कर्मी गाड़ी रोक लेते हैं। इशार उन्हें कहते हैं कि गेट खोल दीजिए, मुझे सरगोधा जाना है। ऑफिसर उन्हें समझाता है कि सरगोधा पाकिस्तान में है और वो इस समय भारत में खड़े हैं। ये सुनकर इशार उल्टा हैरान हो जाता है। वो पूछते हैं पाकिस्तान, बीच में ये बॉर्डर कब आ गया? जब ऑफिसर उन्हें बताता है कि 1947 में देश का बंटवारा हो चुका था और इस बात को 7 दशक से भी ज्यादा समय हो गया है, तो इशार कुछ पल के लिए जैसे अंदर से टूट जाती है। वो बस इतना कहते हैं कि शायद वो गलती से इस तरफ आ गए हैं, उनका घर तो उस तरफ है और उन्हें वहाँ एक बहुत जरूरी काम पूरा करना है। लेकिन इसी बेचैनी के बीच उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आता है तो वो आर्मी कैंप के एक बेड पर होते हैं। तभी उन्हें सामने एक जवान लड़की दिखाई देती है। वो लड़की मुस्कुराते हुए उनसे अपनी खोई हुई बाली की बात करती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। इशार उसे रोकने के लिए उठने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाते हैं। असल में वहाँ कोई लड़की थी ही नहीं। इशार अपनी यादों में किसी को देख रहे थे। उस लड़की का नाम था अफसाना, जिसे इशार प्यार से जिया कहा करते थे। उनकी जिंदगी का वो हिस्सा जिसे शायद उनका दिमाग भुलाना चाहता था, लेकिन दिल से कभी जाना ही नहीं दिया। इशार को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। उनका पूरा परिवार चिंता में पड़ जाता है और अब कहानी हमें लंदन ले जाती है, जहाँ रहता है इशार का पोता निर्वेर। निर्वेर की जिंदगी उसके दादाजी से बिल्कुल उल्टी थी। दादाजी एक जगह और एक याद से पूरी जिंदगी जुड़े रहे, जबकि निर्वेर कहीं टिक ही नहीं पाता। 1 साल के अंदर वो 3 नौकरियां छोड़ चुका था। उसका सपना स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का था और वो कॉमेडी करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन हालात ये थे कि स्टेज पर उसके जोक सुनकर लोग हंसने से ज्यादा उसे घूर रहे थे। इसी दौरान उसके पापा लगातार उसे फोन कर रहे होते हैं, लेकिन निर्वेर कॉल नहीं उठाता। उसकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही उलझी हुई थी। उसकी गर्लफ्रेंड कावेरी इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थी और चाहती थी कि निर्वेर अब तय करे कि दोनों का फ्यूचर क्या है, लेकिन निर्वेर कमिटमेंट से ही भाग रहा था। अगली सुबह वो देखता है कि उसके पापा के कई मिस्ड कॉल पड़े हैं। जब वो वापस फोन करता है तब पता चलता है कि दादाजी हॉस्पिटल में है और हालत इतनी खराब है कि डॉक्टर ये भी नहीं बता पा रहे कि वो और कितने दिन रहेंगे। निर्वेर तुरंत इंडिया आने का फैसला करता है। उधर कावेरी उसी समय अपने रिश्ते को लेकर जवाब चाहती है। निर्वेर परेशान होकर कहता है कि मेरे दादाजी जिंदगी और मौत के बीच में है और तुम्हें भी रिलेशनशिप का डिफाइन करना है। दोनों के बीच बात थोड़ी बिगड़ जाती है और निर्वेर इंडिया लौट आता है। घर पहुंचकर उसे पहली बार महसूस होता है कि परिवार में दादाजी को लेकर सिर्फ दुख ही नहीं, काफी पुराना गुस्सा भी है। इशार के बेटे बताते हैं कि वो पूरी जिंदगी बहुत सख्त इंसान रहे। उन्होंने कभी अपने बच्चों से खुलकर प्यार नहीं जताया। घर में हर कोई उनसे डरता था, जबकि इशार के छोटे भाई पाली का कहना था कि उनकी जिंदगी भी आसान नहीं थी। उन्होंने पूरी उम्र बस वही वापस कमाने में लगा दी जो बंटवारे के समय उनसे छीना गया था। जमीन गई, घर गया, अपना शहर गया। इसलिए इंडिया आने के बाद इशार ने खुद को काम में झोंक दिया, पैसा कमाया, जमीन बनाया, बिजनेस खड़ा किया, लेकिन उस सब के बीच शायद वो कभी अंदर से ठीक नहीं हुए। निर्वेर को अपने बचपन और अपने माँ की याद भी आती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कावेरी को वीडियो कॉल करके दिखाता है कि दादाजी की बीमारी कोई बहाना नहीं है। इसी दौरान स्क्रीन पर कावेरी को देखते ही इशार अचानक रिएक्ट करती है। वो पुराने कॉलेजेस के नाम लेती है। कभी कहते हैं अंग्रेज चले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, कभी किसी मैच की बात करने लगते हैं, 5 बैट्समैन की बात करते हैं और कभी चांद पर किसी कंपटीशन की। परिवार वालों को ये सब बेकार की बातें लगती है, लेकिन निर्वेर गौर करता है कि दादाजी की हर उलझी हुई बात किसी पुराने समय से जुड़ी है। वो पुरानी जगहों और घटनाओं की जानकारी निकालता है और उसे समझ आता है कि इशार मेंटली आज में नहीं, बंटवारे से पहले के समय में जी रहे हैं। उनके लिए जिस पोएट्री
प्रोग्राम की याद है वही उनके दिमाग में क्रिकेट मैच बन चुका है। शायर उनके लिए बैट्समैन बन गए हैं और जिस पुराने दोस्त की छवि वो निर्भय में देख रहा है वो उनका जिगरी दोस्त आफ्ताब था। यहीं से निर्भय को लगने लगता है कि दादाजी बार बार सरगोदा जाने की बात यूं ही नहीं कर रहे, कुछ जरूर अधूरा रह गया है। और कहानी हमें पहली बार जवान निसार के समय में ले जाती है। उस समय सब उन्हें प्यार से कीनू बुलाते थे। कीनू का बहुत बड़ा परिवार था, घर में चहल पहल रहती थी, रिश्तेदार थे, दोस्त थे और जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। कीनू कॉलेज जाता था और उसका सबसे अच्छा दोस्त था आफ्ताब। लेकिन कॉलेज में एक और इंसान था जिसके आसपास पहुंचते ही कीनू दुनिया की सारी चीजें भूल जाता था। जिया को शायरी का बहुत शौक था। कीनू उसे दूर दूर से देखता, उसके पीछे घूमता, लेकिन सामने जाकर अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक दिन कॉलेज में पोएट्री प्रोग्राम होता है। जिया स्टेज पर जाने से पहले थोड़ी नर्वस होती है, लेकिन कीनू को देखकर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी शायरी सुनाना शुरू करती है। तभी प्रोग्राम के बीच एक बहुत बड़ी खबर सुनाई जाती है, अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ने वाले हैं, देश आजाद होगा। पहले लोग खुश होते हैं, लेकिन अगली ही बात माहौल बदल देती है। आजादी के साथ देश का बंटवारा भी होने वाला था। पंजाब के 2 हिस्से होंगे, बंगाल भी बटेगा और एक नया देश बनेगा, पाकिस्तान। ये सुनकर कीनू और जिया की खुशी भी डर में बदल जाती है, क्योंकि कीनू सिख था और जिया मुस्लिम। दोनों के लिए देश के 2 हिस्से होने का मतलब सिर्फ नक्शे पर एक लाइन बनाना नहीं था। उन्हें डर था कि कहीं यही लाइन एक दिन उन दोनों के बीच भी खड़ी ना हो जाए। प्रेजेंट में इशार यही सब याद करके रोने लगता है और बार बार रावलपिंडी की आग की बात करती है। निर्भय बंटवारे के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि रावलपिंडी समेत कई इलाकों में पहले ही हिंसा शुरू हो चुकी है। अब दादाजी की टूटी हुई बातें धीरे धीरे उसे समझ आने लगती है। इधर अतीत में जिया आफ्ताब के जरिए कीनू तक खबर पहुंचाती है कि उसकी बाली खो गई है। कीनू समझ जाता है कि ये वाली कुछ नहीं, जिया उसे बुला रही है। वो तुरंत उसे मिलने उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। वहां पता चलता है कि बाली जिया के पास ही था, वो सिर्फ बहाना था। और इसी मुलाकात में दोनों पहली बार खुलकर अपने दिल की बात करती है। कीनू को पता चलता है कि जिया भी उसे पसंद करती है। जिया मजाक में कहती है कि उसका इरादा इतनी जल्दी हाँ कहने का नहीं था, वो तो कीनू को थोड़ा और अपने पीछे घुमाती। लेकिन अब हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि शायद उनके पास इंतजार करने का समय ही नहीं है। इसी खुशी के बीच जिया अपना डर भी बताती है, अगर पंजाब बढ़ गया तो क्या सिख और मुसलमान भी अलग कर दिए जाएंगे। कीनू उसे समझाता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर इंसान को अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा, लोग अपने जगह रह सकते हैं। लेकिन जिया रावलपिंडी के दंगों का जिक्र करती है, वहाँ लोगों को मारा गया था, परिवार अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। जिया पूछती है कि ये लोग अचानक आए कहाँ से, जो सालों से साथ रहने वाले इंसानों को एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। कीनू मजाक में कह देता है कि शायद मार्स से आए हैं। यहीं से इसार के बूढ़े दिमाग में मार्स, चांद और दूसरे प्लैनेट्स वाली उलझी बातें आने की वजह भी समझ आती है। उनकी कई पुरानी यादें अब अलग अलग रूप लेकर बाहर आ रही थी। कीनू को अभी भी पूरा भरोसा था कि उनका परिवार सरगोदा छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो कहता है ये हमारी जमीन है, हालात खराब हुए तो भी हम यहीं रहेंगे। प्रेजेंट में निर्भय को अब इतना जरूर समझ आ जाता है कि दादाजी की कहानी में कोई लड़की थी। वो ये बात कावेरी को बताता है। इसी बीच कावेरी अपनी छोटी बहन की शादी में उसे आने को कहती है, लेकिन शादी का नाम सुनते ही निर्भय फिर पीछे हट जाता है। उसे लगता है कि वो वहां गया तो उसकी खुद की शादी की बात शुरू हो जाएगी। उधर पास्ट में कीनू मजाक मजाक में जिया से कह देता है कि हम शादी कर लेते हैं। जिया कहती है कि यही तो प्रॉब्लम है, दोनों के धर्म अलग है। पर वह यहाँ कीनू तुरंत सोल्यूशन निकलता है, दोनों क्रिश्चियन बन जाते हैं, फिर शादी कर लेंगे। और ऐसी सीरियस सिचुएशन भी दोनों की हंसी में बदल जाती है। लेकिन बाहर का माहौल लगातार खराब होता जा रहा था, जगह जगह नारे लग रहे थे, लोग ग्रुप्स में बढ़ रहे थे, परिवार दूसरे शहर में घर ढूंढने लगे थे ताकि जरूरत पड़े तो भाग सके। इसी दौरान कीनू और जिया एक दूसरे के और करीब आते जाते हैं। एक मुलाकात में दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। कीनू आगे बढ़ता है, लेकिन जिया झिझकती है तो वो तुरंत रुक जाता है। लेकिन दोनों के बीच वही हल्की फुल्की छेड़छाड़ होती है और तनाव के बीच कुछ पल के लिए दोनों अपनी सारी परेशानियां भूल जाती है। प्रेजेंट में निर्भय अपने दोस्त के कैफे में जाता है। वहाँ उसे अचानक माइक पकड़ा दिया जाता है। पहले तो वो अपनी दादाजी की कहानी सुनाने लगता है, फिर उसी कहानी और पार्टीशन से जुड़े फैक्ट्स को कॉमेडी के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। इस बार लोग हंसते भी है और उसके बाद सुनते भी है। यानी जिस कॉमेडी में पहले उसकी अपनी कोई आवाज नहीं थी, अब उसमें एक एक कहानी और मतलब आने लगा था। निर्भय पुराने डॉक्यूमेंट्स और किताबें पढ़ते पढ़ते भारत पाकिस्तान के बंटवारे वाले सीमा के बारे में भी जानता है। उसे हैरानी होती है कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देने वाली सीमा खींचने की जिम्मेदारी ऐसे आदमी को दी गई थी जो भारत को ठीक से जानता तक नहीं था। सिर्फ
कुछ हफ्तों में नक्शे पर खींची गई एक लाइन ने गांव, खेत, रिश्ते और परिवार तक बांट दिए। इधर पास्ट में कीनू एक दिन जिया से मिलने जा रहा होता है, तभी कुछ लोग उसे रोकते हैं। उनका लीडर था अफजल। उसके लोग कीनू से कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन कीनू वहीं बैठ जाता है। वो पूछता है कि आखिर वो जाए क्यों? मैंने बंटवारा करने को नहीं कहा। अभी तक ठीक से ये तक नहीं पता कि कौन सा गांव किस देश में जाएगा। फिर कोई दूसरा इंसान कैसे तय कर सकता है कि ये जमीन मेरी नहीं रही? अफजल की बात थोड़ी अलग थी। वो कीनू को वार्निंग देता है कि अभी तो यहाँ के लोग हैं, लेकिन बाहर से हथियारबंद लोग भी इलाके में आने लगे हैं। फिर ना कोई नेता बचाने आएगा और ना दोस्ती काम आएगी, इसलिए बेहतर है कि कीनू अब इस तरफ ना आए। कीनू फिर भी मानने को तैयार नहीं था। उसके घर में भी अब टेंशन बढ़ चुकी थी, लेकिन परिवार ने तय कर रखा था कि वो घर नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच आफ्ताब अपनी बहन की मंगनी का न्योता लेकर आता है। उसके पापा ने पहले मना किया था कि हालात खराब है, इसलिए कीनू और उसके परिवार को बुलाना सेफ नहीं होगा, लेकिन आफ्ताब अपने दोस्त के बिना ये खुशी मनाना नहीं चाहता था। आखिर कीनू अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ मंगनी में पहुंचता है। उसके चाचा इंद्रजीत को फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। वो अपना कैमरा भी साथ लेकर आए थे। यही फोटोग्राफी आगे चलकर इस कहानी में बहुत जरूरी साबित होने वाली थी। मंगनी में जिया भी मौजूद थी, लेकिन तभी अफजल अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है। वो जिया के पापा को धमकी देता है कि नए मुल्क में गैर मुस्लिम लोगों को अपने घर में बुलाना बंद कर दीजिए, वरना उन्हें भी गद्दार माना जाएगा। लेकिन जिया के पापा डरते नहीं। वो अफजल को अपने घर से निकाल देते हैं। अब जिया की चिंता और बढ़ जाती है। वो कीनू से पूछती है कि जब सच में दंगाई सामने आएंगे तब भी तुम इतनी ही बहादुरी दिखाओगे या मुझे भूलकर भाग जाओगे? कीनू उसे वादा करता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और कहता है कि जरूरत पड़े तो उसका नाम अपने हाथ पर लिखवा लेगा ताकि जिंदगी भर ना भूल सके। प्रेजेंट में इशार निर्वेर को उर्दू में कुछ लिख कर देते हैं, लेकिन निर्वेर उसे पढ़ नहीं पाता। इसी समय निर्वेर अपनी जिंदगी को लेकर भी धीरे धीरे बदल रहा था। उसके दोस्तों के साथ खेतों में बची पराली जलाने और उससे होने वाले पोल्यूशन पर चर्चा होती है। निर्वेर बताता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है जिसमें उस वेस्ट को खाद में बदला जाए। पहला वाला निर्वेर शायद आइडिया बोलकर आगे बढ़ जाता, लेकिन इस बार वो प्रोटोटाइप बनाने का फैसला करता है। शायद पहली बार वो किसी चीज को शुरू करके बीच में छोड़ना नहीं चाहता था। वो कावेरी से भी कहता है कि वो उसकी बहन की शादी में आएगा। कावेरी पूछती है कि अब कमिटमेंट से डर नहीं लग रहा? निर्वेर जवाब देता है कि उसके दादाजी 78 साल से एक जगह है, एक याद और एक अधूरे वादे से जुड़े हुए हैं, और वो खुद 7 हफ्ते भी किसी काम या रिश्ते में टिक नहीं पाता और अब वो भागना नहीं चाहता। कावेरी पूछती है कि शादी में घर वाले पूछेंगे तुम कौन हो तो क्या बताऊं? निर्वेर कहता है कह देना तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। पहली बार वो अपने रिश्ते को नाम देने से नहीं भागता। इधर नर्स की नजर इशार के हाथ पर बने पुराने टैटू पर पड़ती है। वहाँ उर्दू में जिया के लिए लिखा एक नाम था। इशार उस टैटू को देखकर फिर पुराने समय में चले जाते हैं। एक रात कीनू छिपकर जिया के घर पहुंचता है। वो उसे अपना हाथ दिखाता है। उसमें सच में जिया का नाम अपने हाथ पर गुदवा लिया था। कीनू कहता है अब देखो पक्की शाही से चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा नाम मुझसे कभी नहीं मिटेगा। लेकिन तभी जिया के घर वालों को दोनों के बारे में पता चल जाता है। घर में हंगामा हो जाता है, लेकिन इस बार जिया चुप नहीं रहती। वो अपने परिवार के सामने कीनू के लिए खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि हालात ऐसे है कि उन्हें चोरों की तरफ छिपकर मिलना पड़ रहा है। कीनू इतनी मुश्किल में सिर्फ उससे मिलने आया है और उसे इस बात की कोई शर्म नहीं। कीनू को पहली बार एहसास होता है कि जिया सिर्फ उससे प्यार ही नहीं करती, जरूरत पड़ने पर उसके लिए अपने परिवार के सामने खड़ी भी हो सकती है। दोनों बाहर निकल जाते हैं। कीनू फिर उसे अपना टैटू दिखाकर वादा करता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। कुछ देर बाद दोनों को अलग होना पड़ता है। कीनू साइकिल लेकर निकलता है। जाने से पहले एक बार पलटकर जिया को देखता है। दोनों को नहीं पता था कि आने वाले दिन उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। प्रेजेंट में निर्वेर अब ऑनलाइन कम्युनिटीज के जरिए पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचता है जिनके पास पुराने सरगोदा की तस्वीरें थी। उन्हीं तस्वीरों में उसे इशार के चाचा इंद्रजीत और पुराने फोटो स्टूडियो से जुड़े जानकारी भी मिलती है। निर्वेर प्रोजेक्टर लगाकर दादाजी को पुरानी तस्वीरें दिखाता है, गलियां, पुराने मकान, खेत, चेहरे, और अचानक एक तस्वीर पर इशार की सांस जैसे रुक जाती है। उनकी हालात बिगड़ने लगती है। यहीं से कहानी उस रात तक पहुंचती है जब सरगोदा सच में जलने लगा था। चारों तरफ आग थी, लोग भाग रहे थे, दंगाई गांव और घरों में घुस रहे थे। जिया के पापा कीनू के परिवार के पास पहुंचकर कहते हैं कि अब यहाँ रुकना पॉसिबल नहीं है, उन्हें इसी वक्त जाना होगा। कीनू का परिवार निकलने की तैयारी करता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता घर की महिलाओं की थी। रास्ते में महिलाओं के साथ किस तरह की हिंसा हो रही थी उसकी खबरें सब सुन चुके थे। इसलिए फैसला होता है कि परिवार के पुरुष पहले किसी तरह सुरक्षित रास्ते से निकलेंगे और
घर की महिलाएं फिलहाल जिया और आफ्ताब के परिवार की सुरक्षा में रहेंगी। कीनू की दादी इस फैसले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो कहती है कि जो होगा साथ होगा, लेकिन हालात इतने खराब थे कि आखिर उन्हें मानना पड़ता है। कीनू, उसके पापा, छोटे भाई और परिवार के बाकी पुरुष वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में कभी कुआं में छिपना पड़ता है, कभी खेतों के बीच से भागना पड़ता है। चारों तरफ आग और चीखें थी। एक रात वो उसी खंडहर जैसी जगह पर रुकते हैं जहाँ कभी कीनू और जिया मिला करते थे। कीनू वहाँ जिया को इमेजिन करते हुए सो जाता है। अगले सुबह फिर हमला होता है। किसी तरह परिवार और रेलवे स्टेशन तक पहुँचता है। वहाँ हजारों लोगों की भीड़ थी। हर कोई एक ही कोशिश में था, बस किसी तरह इस तरफ से निकल जाओ। एक ट्रेन आती है और लोग उसमें चढ़ने लगती है। कीनू आखिरी समय में वापस उतरना चाहता है। उसे जिया से किया वादा याद था, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि हम वापस आएंगे, अभी जिंदा रहना जरूरी है। कीनू ट्रेन पर खड़ा होकर सरगोदा को पीछे छूटता देखता है और खुद से कहता है कि मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, मैं वापस आऊंगा। यही शायद फिल्म के टाइटल का असली मतलब पहली बार पूरी तरह समझ आता है। ये सिर्फ अपने शहर लौटने का वादा नहीं था, ये जिया से किया हुआ वादा था। ट्रेन भारत पहुंच जाती है। रास्ते में हिंसा और हमलों से परिवार पहले ही टूट चुका था। भारत अगर उन्हें रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ता है। घर, जमीन, पैसा सब पीछे छूट चुका था। निसार के पापा सालों तक अमृतसर स्टेशन जाते रहे, हर पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन को उम्मीद से देखते कि शायद आज उनके घर की महिलाएं वापस आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। कीनू खुद भी वापस जाने की कोशिश करता है। वो पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में छिपकर चढ़ जाता है। उस दौर में सिर्फ पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों पर हिंसा नहीं हो रही थी, भारत में भी मुसलमानों को मारा जा रहा था। दोनों तरफ वही पागलपन था। मारने वाले और मरने वाले बदल रहे थे, लेकिन नफरत वही थी। कीनू किसी तरह आगे बढ़ता है, लेकिन ऑफिसर्स द्वारा पकड़ा जाता है और वापस भारत भेज दिया जाता है। समय बीतता जाता है। कीनू भारत में अपनी जिंदगी दोबारा खड़ी करता है। वो काम में खुद को पूरी तरह झोंक देता है, लेकिन सरगोदा और वहाँ छुटे लोग कभी उसके दिमाग से नहीं निकलते। प्रेजेंट में निर्वेर के दादाजी के पुराने सामान में एक बहुत जरूरी चीज मिलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच आने जाने के लिए जारी किया गया एक पुराना परमिट, और उस परमिट का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ था 1953 में, यानी दादाजी बंटवारे के बाद एक बार सरगोदा वापस गए थे। अब सवाल और बड़ा हो जाता है, अगर वो सरगोदा गए थे तो वहाँ क्या हुआ, और वापस आने के बाद उन्होंने जिंदगी भर उस सफर के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। इसार के छोटे भाई पाली से पूछा जाता है, क्योंकि 1953 में वो भी इसार के साथ गए थे, लेकिन पाली कुछ बताना नहीं चाहती। उनका कहना है कि उस समय जो जहर लोगों ने देखा था उसे आज की पीढ़ी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत समझेगी, जबकि वो दौर उससे कहीं ज्यादा भयानक था। वो चाहते हैं कि वो दर्द उन्हीं के साथ खत्म हो जाए। निर्वेर उनसे कहता है कि अगर आपने सच नहीं बताया तो ये दर्द खत्म नहीं होगा। दादाजी चले जाएंगे और उनकी बेचैनी हमारे अंदर छोड़ जाएंगे। हम जिंदगी भर सोचते रहेंगे कि हम उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन हमने की नहीं। ये बात पाली के दिल तक पहुंचती है और आखिर वो 1953 का सच बताते हैं। इसार और पाली परमिट लेकर सरगोदा पहुंचे थे। अपना घर देखा जो अब लगभग खंडहर बन चुका था। फिर वो आफ्ताब के घर गए। वहाँ उन्हें उस रात का पूरा सच पता चला। जब कीनू की परिवार सरगोदा छोड़कर गया था, उसके बाद हिंसा और भड़क गई। ट्रेनों से लाशें आने लगी। बदले की आग में अफजल और उसके लोगों ने आफ्ताब के घर पर हमला कर दिया, क्योंकि वहाँ कीनू की परिवार की महिलाएं छिपी हुई थी। आफ्ताब भी इस हिंसा में मारा गया। घर में मौजूद महिलाओं के साथ बहुत क्रूरता की गई। हालात इतने भयानक हो गए कि कीनू की दादी ने अपने परिवार की लड़कियों और महिलाओं को आगे होने वाली दरिंदगी से बचाने के लिए एक ऐसा फैसला लिया जिसकी याद ने पूरे परिवार को जिंदगी भर नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने ही हाथों उनकी जान ले ली। आफ्ताब के पापा जब वापस पहुंचे तब तक सब खत्म हो चुका था। उन्होंने अफजल को गोली मार दी, लेकिन अपना बेटा और जिन लोगों की सुरक्षा का उन्होंने वादा किया था किसी को नहीं बचा पाए। इस गिल्ट ने उन्हें भी अंदर से खत्म कर दिया। इसार को आखिर पता चल गया था कि जिस माँ, बहन और परिवार के लौटने का इंतजार भारत में सब कर रहे थे वो कभी लौटने वाले ही नहीं थे। यही घटना आगे चलकर इशार के दिमाग में एक श्राप बनकर बैठ गई। बाद के सालों में जब उनके परिवार की कुछ और महिलाओं की कम उम्र में मौत हुई तो इसार को लगने लगा कि उनके खानदान पर कोई श्राप है। उन्हें लगता था कि उस पुराने पाप और खून का बदला उनका परिवार आज तक चुका रहा है। इसलिए प्रेजेंट में वो निर्वेर से बार बार कहते हैं शादी मत करना, हमारे घर की औरतें मर जाती है। पर असल में ये कोई श्राप था या नहीं, फिल्म इसका जवाब नहीं देती। ये इशार के अंदर बैठा गिल्ट और ट्रॉमा था जिसने धीरे धीरे उनके लिए सच का रूप ले लिया था। लेकिन 1953 में इशार को एक और सच जानना बाकी था। जिया, उन्हें पता चलता है कि जिया का परिवार भी दंगों में पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसके पापा की प्रिंटिंग प्रेस जला दी गई। परिवार ने बहुत कुछ खोया और इन्हीं हालात में जिया की शादी किसी दूसरे आदमी से हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जिया के पति को भी कीनू के बारे में पता था। वो इशार को बताता है कि शादी के बाद भी जिया को पूरा यकीन था
कि कीनू एक दिन वापस आएगा। वो सालों से उसका इंतजार कर रही थी। जिया उससे मिलना भी चाहती थी, लेकिन अब इशार के अंदर इतना कुछ टूट चुका था कि वो जिया का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जिस लड़की से मिलने के लिए वो इतने साल वापस आने का सपना देखता रहा, जब वो सच में कुछ कदम की दूरी पर थी तो इशार वहाँ से चला गया और बस कुछ ही सेकंड बाद जिया सीढ़ियों से उतरकर वहाँ पहुँचती है। उसे बताया गया था कि कीनू आया है। वो भागती हुई आती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन कीनू जा चुका था। सिर्फ कुछ सेकंड का फासला और दोनों एक बार फिर एक दूसरे से नहीं मिल पाए। शायद यही इशार की जिंदगी की सबसे बड़ी अधूरी बात थी। वो वापस तो आया था, लेकिन जिया से मिला नहीं। प्रेजेंट टाइम में अब इशार की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। वो कभी अपने बेटे को खूनी कहते हैं, कभी परिवार के श्राप की बात करते हैं और कभी बोलते हैं जो हमने किया है उसका हिसाब हमें देना होगा। पुराने यादें, गिल्ट और आज के समय सब उनके दिमाग में मिल चुके थे, लेकिन अब पहली बार वो एक नाम साफ बोलती है, जिया। निर्वीर समझ जाता है कि इतनी सारी यादें खोने के बाद भी दादाजी को वही लड़की याद है। घर भूल गए, कई रिश्ते भूल गए, आज क्या हुआ कल क्या हुआ ये भूल गए, लेकिन जिया नहीं भूले। उन्हें उससे मिलना है और वो शायरी सुनानी है जो पूरी जिंदगी उन्होंने अपने पास संभाल कर रखी। यही चीज निर्वेर को अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। वो कावेरी से पूछता है कि क्या कोई इंसान पूरी जिंदगी किसी को ऐसे अपने अंदर रख सकता है। कावेरी कहती है कि शायद ऐसा प्यार पुराने जमाने में ही होता था। तब निर्वेर कहता है कि शायद प्यार कई बार मिलता ही नहीं, वो हमारे अंदर होता है। फिर हम जिंदगी भर किसी इंसान, किसी काम या किसी पैशन को ढूंढते हैं जिसमें हम अपना पूरा प्यार डाल सके, और अगर वो अधूरा रह जाए तो शायद इंसान जिंदगी के आखिरी समय तक उसे अपने अंदर लेकर घूमता रहता है। अब डॉक्टर कहते हैं कि इशार को एक और स्ट्रोक आया है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन परिवार फैसला करता है कि इस बार इशार कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने जिंदगी में एक बार अपना घर छोड़ा था, अब आखिरी समय में दोबारा उन्हें अपने घर से नहीं हटाया जाएगा। इसी बीच निर्वेर एक और बड़ा फैसला करता है। वो खुद पाकिस्तान जाएगा, सरगोदा, वही जगह जहाँ दादाजी जाना चाहते थे। सारे इंतजाम करके निर्वेर पाकिस्तान पहुँचता है। वहाँ वो उन्हीं लोगों से मिलता है जिनसे पुरानी तस्वीरों को लेकर बात हुई थी। इशार की पुरानी डायरी भी उसके पास थी, जिसमें उन्होंने उर्दू में जिया के लिए कई शायरियां लिखी थी। निर्वेर जब उन शायरियों का मतलब समझता है तब उसे एहसास होता है कि इशार ने भारत में कितनी भी बड़ी जिंदगी बना ली हो, अंदर से उन्हें हमेशा ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरे की जमीन पर खड़े हो। पैसा कमाया, बिजनेस बनाया, परिवार बनाया, लेकिन दिल में वो कॉन्फिडेंस कभी वापस नहीं आया कि यही मेरा घर है। और यही बात निर्वेर को अपने बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। वो खुद अपनी मर्जी से लंदन जाकर रह रहा था, नौकरी से नौकरी बदल रहा था, हर रिश्ते और हर जगह से भाग रहा था। उसे पहली बार लगता है कि जब उसके दादाजी को जबरदस्ती अपना घर छोड़ना पड़ा था, तब वो अपनी मर्जी से खुद को अपने घर से दूर क्यों कर रहा है। इधर इशार की हालत गिरती जा रही थी। निर्वेर वीडियो कॉल के जरिए उन्हें सरगोदा दिखाना शुरू करता है। जैसे ही इशार पुरानी गलियों को देखते हैं, उनकी आंखें खुल जाती है। वो रास्ता बताने लगती है, कहते हैं यहाँ से दाएं जाओ। इस गली में वो साइकिल चलाया करते थे, यहाँ उनका घर था। जिस शहर को उन्होंने दशकों से नहीं देखा था, उसका एक एक मोड़ आज भी उनके अंदर जिंदा था। लेकिन जहाँ कभी उनका घर हुआ करता था, वहाँ अब नए मकान बन चुके थे। समय आगे बढ़ चुका था, बस इशार वहीं अटके हुए थे। निर्वेर आखिर उस घर तक पहुँचता है जहाँ जिया रहा करती थी। दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला मिलती है। एक पल के लिए निर्वेर को लगता है कि शायद यही जिया है, लेकिन वो बताती है कि उनका नाम रुमाना है। फिर दीवार पर लगी एक तस्वीर की तरफ इशारा करती है, ये जिया है। और उसके बाद जो बात सामने आती है वो निर्वेर के लिए भी आसान नहीं थी। जिया की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी, यानी इशार 78 साल से जिस इंसान तक वापस पहुंचने का इंतजार करते रहे, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। रुमानी बताती है कि आखिरी दिनों तक जिया कीनू का इंतजार करती रही। उसे आज भी भरोसा था कि कीनू एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि उसने कहा था मैं वापस आऊंगा। उधर घर से वीडियो कॉल आता है। निर्वेर कुछ समय समझ ही नहीं पाता कि दादाजी को यह सच्चाई कैसे बताए। आखिर वो कैमरा जिया की तस्वीर की तरफ कर देता है। तस्वीर देखते ही इशार की आंखों में अचानक चमक आ जाती है। उनके लिए वो तस्वीर नहीं थी, उन्हें सच में जिया अपने सामने दिखाई देने लगती है। वही जवान जिया, वही चेहरा, वही मुस्कान, यहाँ तक इशार तस्वीर में उसके बाली को भी नोटिस करती है, जैसे उनकी कहानी वापस वहीं पहुंच गई हो जहाँ से शुरू हुई थी। वो खोई हुई बाली, वो मिलने का बहाना और वो अधूरा रिश्ता। इशार ने जिया के लिए एक शायरी संभाल कर रखी थी, वो शायरी जिसे वो सोचते थे कि एक दिन जिया के सामने बैठ कर सुनाएंगे। अब कांपती हुई आवाज में वो उसे पढ़ना शुरू करती है। शायरी का मतलब कुछ ऐसा था, मेरा सब कुछ चला गया, लेकिन मैं वहाँ से कभी गया ही नहीं।
मौसम बदल गए, दुनिया बदल गई, लेकिन मेरे अंदर वो दिन वहीं रुका रहा। तुमने दुनिया के सारे फर्ज निभा लिए, मैंने भी एक पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन दिल से आज भी वही खड़ा हूँ जहाँ उस दिन तुम्हें छोड़ कर गया था। अब लगता है मुझे फिर जाना है, लेकिन इस बार मैं बिना पूछे नहीं जाऊंगा। अगर तुम इजाजत दो तभी जाऊंगा, क्योंकि बहुत साल पहले कीनू ने जिया से कहा था, अगर कभी मुझे जाना पड़ा तो मैं तुमसे पूछ कर जाऊंगा, अगर तुम मना कर दोगी तो मैं वहीं बैठ जाऊंगा, हिलूंगा तक नहीं। और शायद इसी इजाजत का पूरी जिंदगी इंतजार करते रहे। अपने कल्पना में उन्हें जिया मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, वो उन्हें जाने का इशारा करती है, जैसे कह रही हो अब ठीक है, अब इंतजार खत्म हुआ। इशार के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और अगले ही पल उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती है। 78 साल बाद वो आखिर अपने घर वापस पहुंचे या नहीं, इसका जवाब नक्शे से नहीं दिया जा सकता, लेकिन जिस जगह उनका दिल अटका हुआ था वहां तक वो जरूर पहुंच गए। और इसी के साथ फिल्म हमें आज की दुनिया की कुछ तस्वीरें भी दिखाती है, जहाँ युद्ध और हिंसा की वजह से आज भी लोग अपना घर, अपनी जमीन और अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़कर जाने को मजबूर है। यानी साल बदल गए, देश बदल गए, लेकिन आम इंसान का दर्द बहुत ज्यादा नहीं बदला। फिल्म का सबसे बड़ा पॉइंट शायद यही है कि नक्शे पर एक लाइन खींचना बहुत आसान है, लेकिन वही लाइन जब किसी के घर के बीच से गुजरती है तो उसके असर को खत्म होने में कई पीढ़ियां लग सकती है। अब भाई अगर मैं इस मूवी को देखने का एक्सपीरियंस शॉर्ट में बताऊं तो ये कोई फास्ट पेस कहानी नहीं है। इसका मूड काफी शांत, उदास और यादों से भरा हुआ है। शुरुआत में थोड़ा वक्त लगता है इसके साथ जुड़ने में, लेकिन जैसे जैसे इसार की टूटी हुई यादों का मतलब समझ आने लगता है, कहानी धीरे धीरे अंदर उतरती जाती है। खासकर आखिरी हिस्सा ऐसा है जहाँ मूवी आपको रुलाने की जबरदस्ती कोशिश नहीं करती, बस एक बूढ़े इंसान का 78 साल पुराना इंतजार आपके सामने पूरा करती है। और शायद इसलिए मूवी खत्म होने के बाद भी कीनू का एक वादा दिमाग में रह जाता है, मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं, मैं वापस आऊंगा। ठीक है, तो भाई बस ये थी इस मूवी की पूरी कहानी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।